ये क्या किया अर्पिता? अर्पिता संजय की बात सुनकर खामोश थी। अपनी प्लेट में रखे उस लौकी के पराठे को देखते हुए अर्पिता का चेहरा भी कड़वा हो गया। वो मन ही मन संजय को कोसने लगी। अगर कातिल भरी नजरों से किसी का खून किया जा सकता तो अर्पिता संजय का दिन में 100 बार खून कर देती। हालांकि जब उसका मन गुस्से के मारे आंख बबूला हो रहा था, ये सोचते हुए कि उसने क्यों ही संजय को खाना खिलाने के लिए पूछा, वो बिल्कुल ही ये भूल गई कि उनके आसपास के पूरा समय लोग सिर्फ उन्हें ही देखे जा रहे थे। वो लोग उन्हें देखने में इतने खोए हुए थे कि कितनों ने तो अपनी चम्मच ही गिरा दी और उन्हें इस बात का पता भी नहीं था। स्पेशली मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। उन लोगों ने अभी अभी ये फैसला लिया था कि वो अर्पिता से दूरी बनाए रखेंगे, लेकिन अब वही लोग अपनी करनी पर पछता रहे थे। संजय जितनी बार कैंटीन में आया है उसे उंगलियों पर गिना जा सकता था। अगर वो लोग अभी अर्पिता के साथ बैठकर खाना खा रहे होते तो शायद उन लोगों को भी संजय के साथ खाना खाने का मौका मिल पाता। वो लड़की जिसने दूसरों की बात सुनकर अर्पिता के पास जाने से खुद को रोक लिया था, वो भी पछता रही थी और उसने तो अपनी भूख ही खो दी थी। औरों की तरह वो भी अब सिर्फ अपने सेलफोन से छुप छुप कर संजय की तस्वीरें ही ले सकती थी। क्या तुम अपने डिपार्टमेंट में अच्छे से काम कर पा रही हो? संजय खाना खाते हुए धीमे से अर्पिता को पूछने लगा। उसकी आवाज में फिक्र की हल्की सी झलक नजर आ रही थी, लेकिन वो अपनी बात को बड़ा नहीं बनाना चाहता था। ये सुनकर पहले अर्पिता थोड़ी हड़बड़ा उठी। मन ही मन वो संजय के 1000 टुकड़े कर देना चाहती थी, लेकिन खुद को संभालते हुए उसे जवाब देने लगी, सब कुछ ठीक है। डॉक्यूमेंट प्रिंट करना कितना ही मुश्किल काम होगा। अर्पिता कुछ देर तक संजय को घूरती रही, लेकिन फिर नॉर्मल हो गई। वो मुस्कुराई जैसे कि कुछ गलत हुआ ही नहीं हो। काम पर आया हुआ हर नया इंसान किसी न किसी मुश्किल का तो सामना करेगा ही, और उसकी तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी। सबका उसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर पाना आसान नहीं होगा। अगर वो इतनी सी बात का भी संजय के सामने बतंगड़ बना देगी तो शायद वो अपने बाकी कलीग्स का भी भरोसा खो दे। वो इस बात को अच्छी तरह समझती थी। संजय अपनी नजरें उठाकर अर्पिता की ओर देखने लगा। ये देखते हुए कि वो अब आगे कुछ नहीं कह रही है, उसने भी बात को कंटिन्यू रखना सही नहीं समझा। जब उन लोगों का खाना हो गया, संजय अपनी जगह से उठा और अनन्या की ओर जाने लगा। अनन्या भी अपना खाना खत्म कर चुकी थी और वो अपने भरे हुए पेट पर हाथ फेरने लगी और वो संजय की गोद में चली गई। तुमने अपना मुंह भी साफ नहीं किया है। अर्पिता ने देखा कि अनन्या के मुंह के कोने में चावल का एक दाना चिपका हुआ है और वो अपने हाथ में टिश्यू पेपर में उसे साफ करने के लिए अपनी जगह से उठी। उसने ऊपर देखा और उसकी नजरें संजय की गहरी नजरों से जा मिली। उसका एक हाथ अपनी पैंट के जेब में था और अपने दूसरे हाथ से वो अनन्या को पकड़ रखा था। उसकी लंबी छवि उसके महान होने का दावा करती थी। संजय चुपचाप वहाँ खड़े अर्पिता को अनन्या का मुंह साफ करने दे रहा था। जो बात वो ये तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि वो लोग एक साथ 3 लोगों की कितनी परफेक्ट फैमिली दिख रही थी। हालांकि उनके आसपास खड़े लोगों ने ये महसूस कर लिया था। मित्तल कॉर्पोरेशन का व्हाट्सएप ग्रुप एक बार फिर से संजय, अर्पिता और अनन्या की तस्वीरों से भर चुका था। प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर अर्पिता ने ध्यान से अनन्या को सोफे पर बिठाया और उसकी ड्रेसिंग चेंज करने लगी। सोफे पर बैठे अपने आंखों के कॉर्नर से वो सामने बैठे संजय की ओर देख रही थी, जो अपनी चेयर पर बैठे डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा था। ऐसा कई बार हुआ कि वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने अपने शब्द अपने मुंह में ही रोक लिए। प्यारी दीदी, क्या आपने नोटिस किया कि मेरे डैडी बहुत हैंडसम है? अनन्या ने जब देखा कि अर्पिता की नजरें बार बार संजय की ओर जा रही हैं, वो एक्साइटमेंट में उससे ये पूछ बैठी। उसकी प्यारी आवाज स्पेशली जोर से और साफ सुनाई देती थी। अनन्या की बात सुनकर अर्पिता हड़बड़ा उठी और उसने अपने हाथों से अनन्या के मुंह को बंद कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस खड़ूस को देखने में क्या मजा आएगा। अचानक अर्पिता को अपने आसपास जंग का माहौल नजर आने लगा। जब उसने ऊपर देखा, उसे नजर आया कि कुछ देर पहले जो संजय अपनी टेबल पर बैठे डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था, अब उसकी नजरें बड़े अजीब तरीके से अर्पिता को घूरे जा रही थी। कोई खुद को कैसे बचाए जब उन्हें किसी के बारे में बुराई करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। ये एक इमरजेंसी थी।
अर्पिता की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर ही बर्फ की तरह जम गई थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या कहे। जैसे कि उसके दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया हो। उसके मन में जो आए जा रहा था वो अर्पिता कहने लगी, मिस्टर संजय, क्या पहले मुझे मेरा बोनस देंगे? अर्पिता ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, उसे खुद को थप्पड़ मारने का मन करने लगा। एक पल पहले जब उसने संजय की इंसल्ट की, उसके तुरंत बाद वो उससे बोनस की मांग कर रही थी कि ये तो मौत को बुलावा देने जैसा हो गया। हालांकि उसके कहे हुए शब्द पानी के गिरने जैसे थे, वो वापस तो लिए नहीं जा सकते थे। अब उसे अपने चेहरे पर बोल्डनेस ला लेनी चाहिए। उसने ध्यान से अनन्या की ड्रेसिंग चेंज की और सोफे से उठ गई। अपने हाथ में नोटबुक लिए, जिससे वो हमेशा अपने पास रखती थी, वो उठकर आगे बढ़ी। उसने उस नोटबुक को संजय के सामने खोला। मैंने इसमें सारी बातें नोट की हैं। पहली बार की उस डिनर पार्टी से लेकर मुझे अपने साथ डांस करने के लिए कहने तक और पिछले दिनों में हुए हर इंसिडेंट को मैंने यहाँ लिखा है। अनन्या अपनी नोटबुक में लिखे हुए बोनस के अमाउंट की तरफ इशारा करते हुए संजय से कहने लगी। उसकी आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे आसमान में सितारे। कैसे इतनी छोटी सी पैसों की रकम उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट ला सकती थी? उसके खूबसूरत और ब्राइट चेहरे की ओर देखते हुए संजय की नजर अर्पिता की नोटबुक पर गई। वो उस नोटबुक को और भी ध्यान से देखने लगा। वो सच में अपने साथ एक अकाउंट बुक हमेशा लिए घूमती थी। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कर्ज में डूब जाऊंगा? संजय अपनी नजरें झुकाकर अर्पिता से पूछने लगा। बिल्कुल नहीं मिस्टर संजय, आप इतने यंग और हैंडसम हैं, जैसे कि कोई तूफान में एक पेड़ अपनी जड़ मजबूत किए खड़ा हो। आपके इस महान स्टेटस के साथ आप कैसे कभी किसी कर्ज में डूब सकते हैं? मैं तो बस क्या अर्पिता का ये कहना ठीक होता कि वो अपने बिलों को भरने की जल्दी में है और उसे जल्द से जल्द अपने कर्ज चुकाने के लिए पैसे इकट्ठा करने थे? अर्पिता भी सोच ही रही थी कि वो आगे क्या जवाब दे कि उतने में ही संजय कुछ कहने लगा। मैं थोड़ी देर में असिस्टेंट को तुम्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास ले जाने को कहता हूँ। अर्पिता चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। तो अब खड़ूस की बात करते हैं। संजय की बात सुनकर तो अर्पिता के जैसे तोते उड़ गए थे। क्या उसके पास ये दिखावा करने का समय था कि उसे चक्कर आ रहे हैं और वो अपनी याददाश्त भूल चुकी है, या वो मरने की एक्टिंग करने लग जाए? अभी अर्पिता अपनी सबसे बड़ी मुश्किल में थी कि पीछे से बिना उसका ध्यान गए अनन्या रेस्टिंग लाउंज में आ पहुंची। अपने हाथ में एक ड्राइंग लिए वो अर्पिता की ओर जाने लगी। प्यारी दीदी, मैंने आपको और डैडी को बनाया है। अनन्या की ड्राइंग को देखकर अर्पिता को उसी वक्त एक आइडिया आया। अनन्या के पास जाकर अर्पिता ने उससे वो ड्राइंग ली और बिना कुछ सोचे समझे संजय के सामने वो ड्राइंग को रख दिया और कहने लगी, मिस्टर संजय, ये देखिए, अनन्या ने कितने अच्छे से आपकी ड्राइंग बनाई है। ये बिल्कुल आपकी तरह दिख रही है। वो हड़बड़ाकर अपनी बातें करने लगी। ड्राइंग में दो ब्राइट कलर की स्कर्ट पहने लोग तो समझ आ रहे थे, जो कि अर्पिता और अनन्या थे। उन्हें पहचानने में कोई इतनी मुश्किल नहीं हो रही थी। पर संजय की बात की जाए तो लाख कोशिश करने के बाद अर्पिता ने ड्राइंग में एक सीधे खड़े खंबे की तरह दिखने वाली छवि की ओर इशारा करते हुए अनन्या से पूछा, अनन्या, क्या ये तुम्हारे डैडी हैं जो तुमने बनाए हैं? जब उसने अनन्या को अपना सिर हिलाते हुए देखा, वो सोचने लगी कि काश उसने ये नहीं कहा होता कि वो ड्राइंग बिल्कुल संजय की तरह दिख रही है। जब अर्पिता ने अपना सिर उठाया, उसने देखा कि संजय ड्राइंग में उस खंबे जैसी छवि की ओर देख रहा था। उसकी आंखें कसी हुई थीं और चेहरे पर थोड़ी चिढ़ नजर आ रही थी। उसकी आवाज में गुस्सा था। अपने हर शब्द के साथ एक गहरी सांस लेते हुए वो कहने लगा, तो तुम्हारी नजरों में मेरी तस्वीर इतनी अलग थी? अर्पिता खामोश थी। आगे का रास्ता तो खतरनाक था। अब उसे क्या करना चाहिए? छोड़ के चले जाना ही सबसे अच्छा रास्ता था। मिस्टर संजय, मुझे भी याद आया कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेरा बहुत सारा काम पड़ा है। उसने उस ड्राइंग पर अपनी पकड़ ढीली की और पलटकर वहां उस रूम से ऐसे गायब हुई जैसे आंखों के सामने से धुआं। अगले ही पल अपने हाथ में एक डॉक्यूमेंट लिए असिस्टेंट अंदर आया। डायरेक्टली संजय की ओर जाते हुए वो कहने लगा, मिस्टर संजय, आपने मुझे इस मामले की जांच करने को कहा था। उसके बारे में एक बात मालूम पड़ी है। संजय असिस्टेंट की बातें खामोश होकर सुन रहा था। हालांकि हमें अर्पिता के बैकग्राउंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन किसी का पता चला है जो उससे रिलेटेड है, प्रिया गुप्ता।